बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ऑनलाइन लेक्चर्स को बाकायदगी से सुन रहे होंगे। बेटा, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 5 का एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था केमिस्ट्री का, जिसके अंदर हमने देखा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को। फिर उसके बाद हमने E/M रेशो के बारे में डिस्कशन की थी कि ये E/M रेशो बेसिकली कैसे मालूम की जाती थी और क्या होती है E/M रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसका तरीक़ाकार जिसको हमने मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड के थ्रू हमने सीखा था और उसको समझा था। उम्मीद करता हूँ कि वो आपको सारा क्लियर हो गया होगा। आइए, आज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बहुत सिंपल सा है, पहले आप कई दफ़ा पढ़ चुके हैं इसको, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। बेटा, रदरफोर्ड ने 1911 के अंदर एक तजर्बा किया, जब ये सब एटॉमिक पार्टिकल दरियाफ्त हो चुके थे। तो 1911 के अंदर उसने ये एक्सपेरिमेंट किया कि क्या जो आपका एटम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो अरेंज कैसे हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट उसने किया था उसको हमने दो चीज़ों का नाम मिल गया है उसको। उसके एक्सपेरिमेंट, एक तो एटॉमिक मॉडल का स्ट्रक्चर था, दूसरा डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी रदरफोर्ड ने ही की थी। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर ये पता लगाया कि न्यूक्लियस भी कोई चीज़ है जो कि मौजूद है किस जगह पे। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उसके एक्सपेरिमेंट कि उसने एक्सपेरिमेंट कैसे किया और क्या क्या चीज़ ली उसने। सबसे पहले उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स, अल्फ़ा पार्टिकल्स का दूसरा नाम आपको पता है, हीलियम के न्यूक्लियाई, इसको हम कहते हैं हीलियम न्यूक्लियाई। बेटा, ये आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं और ये अल्फ़ा पार्टिकल्स कहाँ से लेते हैं हम? किसी भी रेडियो एक्टिव मेटल से, किसी भी रेडियो एक्टिव मेटल से। ये पोलोनियम फ़र्ज़ किया हो गया हमने, इससे लिए हैं, तो यहाँ से ये अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हो गए। ये जो मैंने दरमियान में ब्लू कलर के अंदर शो करवाई है, ये आपके पास एक थिन फॉइल है गोल्ड की, गोल्ड थिन फॉइल, पतली सी एक चादर कह लें आप, और जिसकी थिकनेस का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि इसकी थिकनेस है 0.00004 सेंटीमीटर। बेटा, ये इसकी थिकनेस है। क्या है जी? थिकनेस है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कम इसकी थिकनेस है। ये जो आपको नज़र आ रही है, इसको हमने क्या कहा है? ये किसकी फॉइल है? गोल्ड की फॉइल है। तो गोल्ड की फॉइल आपको पता है कि ये भी बेसिकली एटम से मिलकर बनती है, तो एटम इसके अंदर मौजूद है। अब हमने देखना क्या है कि इसके बाद भी एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, ये आपके पास वो प्लेट है जिसके ऊपर रेडिएशन पास होने के बाद टकराती हैं और हमें इससे जो चमक पैदा होती है वो हमें उसका पता चलता है कि किस किस जगह पे ये रेज टकराई हैं। तो ये आपके पास फोटोग्राफिक प्लेट है या फिर जिंक सल्फाइड का इसके ऊपर कोटिंग हुई होती है। क्या हुई होती है? कोटिंग जिंक सल्फाइड की। तो इसको कोट कर दिया जाता है ताकि इसके ऊपर कोई रेडिएशन या अल्फ़ा पार्टिकल टकराए तो वो पॉइंट शो हों कि इस जगह पे वो टकराए थे। अब हुआ क्या, आइए सबसे पहले देखते हैं। वो कहते हैं कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल, बल्कि ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ से जब गुजरे थे तो वो बिल्कुल सीधे गुजर गए। क्या गुजर गए जी? सीधे गुजर गए और सीधे जाके यहाँ पे टकराए हैं। इसी तरह मैं एक और आपको मिसाल दूँ तो मैक्सिमम जो है वो क्या है? सीधे जाके टकराए हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये 2 3, ये सीधे जाके इन पॉइंट्स पे टकरा रहे हैं। तो यहाँ से उसने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि मैक्सिमम स्पेस जो एटम्स की होती है वो खाली होती है। क्या होती है? मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी होती है। ये आपको यहाँ से कंक्लूजन मिल रही है। कंक्लूजन भी मैं साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट तो आपने देख लिया है, अब कंक्लूजन की तरफ हम देखते हैं कि ये क्या कंक्लूड करता है। उसने कहा कि ज़्यादातर, ये इसके रिजल्ट्स हैं, या ज़्यादातर रेज बिल्कुल सीधी गुजर गई। क्या गुजर गई? सीधी गुजर गई, मैक्सिमम रेज। फिर उसके बाद उसने देखा कि कुछ रेज ऐसी थी जो टकरा के अपना रास्ता छोड़ गई और डिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गई? डिफ्लेक्ट, या फिर इसको डिफ्लेक्ट नहीं कहते हम, डिफ्लेक्ट भी कह सकते हैं और रिफ्रैक्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रिफ्रैक्ट। जिस तरह रोशनी आती है एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाए तो अपना रास्ता तब्दील कर देती है, और रिफ्रैक्शन कहते हैं, REFRACTION, रिफ्रैक्शन। तो वो रिफ्रैक्ट हुई है
तो क्या मतलब ये सीधे जा रही थी रेज, इसको टकरा के अपना रास्ता इन्होंने बदल लिया है, तो ये रिफ्रैक्ट हुई है। फिर उसने कहा कि कुछ रेज बहुत ही कम थी वो रेज जो बिल्कुल टकराने के बाद बैक हो गई हैं, रिफ्लेक्ट हो गई हैं। क्या हो गई हैं जी, ये रेज जो है रिफ्लेक्ट हुई है और बाउंस बैक हो गई है। ये जो रिफ्लेक्ट हुई है रेज, ये शो कर रही है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मौजूद है जिसके साथ वो रिफ्लेक्ट हो गई है। आइए ये तीन चीज़ों से जो कंक्लूजन मिलती है हमें वो हम देखते हैं। बेटा सबसे पहले हम ये कंक्लूड उसने किया था रदरफोर्ड ने कि मैक्सिमम रेज जो सीधी चली जाती हैं, इसका मतलब ये है कि एटम का मैक्सिमम हिस्सा एम्प्टी है, खाली है। एटम का मैक्सिमम हिस्सा क्या है, एम्प्टी है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर भी अब जहन में आप लेके आए कि एटम का मैक्सिमम हिस्सा खाली होता है। फिर उसके बाद उसने कहा कि कुछ रेज जो टकराने के बाद अपना रास्ता तब्दील कर लेती हैं, तो वो शो करती हैं कि इसके सेंटर में कुछ ऐसी चीज़ मौजूद है जो इसको उसके अंदर से वो रोशनी जो अल्फ़ा पार्टिकल में गुजर नहीं सकते, और क्या करती हैं वो अपना रास्ता बदल लेती हैं। तो फिर उसके बाद जो रेज रिफ्लेक्ट हुई मुकम्मल तौर पर, इससे उसको क्या आइडिया हुआ, इससे दो चीज़ें उन्होंने साबित की। उसने कहा कि एक तो इसके जो सेंटर में चीज़ है वो हैवी है। क्या है, हैवी है, जगह थोड़ी घेरी है लेकिन वो हैवी है जो अपने अंदर से रेज को नहीं गुजरने देती। दूसरी बात जो इसे कंक्लूड की वो क्या थी, वो ये थी बेटा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो आपको पता था ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं अल्फ़ा न्यूक्लियाई, तो ये बेसिकली इसके ऊपर ये अट्रैक्ट हो जाते, लेकिन अट्रैक्ट नहीं हुए, रिफ्लेक्ट हुए हैं, तो इट्स मीन दैट कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जो सेंटर के अंदर इसकी जगह मौजूद है, जिसको हमने आखिर में एक नाम दिया न्यूक्लियस का। क्या नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया जी। उसने कहा इसके सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज है, थोड़ी सी जगह घेरता है, पाया सेंटर में जाता है। ये चीज़ें इसने इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड की थी। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आपको समझ आ गया होगा, ये पहले भी आपने पढ़ा हुआ है। दूसरा, इसके ऊपर जिंक सल्फेट का मकसद मैंने आपको बता दिया था कि जिस जगह पे अल्फ़ा रेज टकराती हैं वहाँ फ्लैशेस पैदा होते हैं, चमक पैदा होती है, और वो पॉइंट्स स्पॉट की सूरत में इनको पता चल जाते थे कि इस जगह पे आके अल्फ़ा पार्टिकल टकराए हैं। बेटा ये एक्सपेरिमेंट है और इसकी कंक्लूजन भी आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। आगे चलते हैं। तो उसने एटॉमिक मॉडल दिया था। क्या दिया था जी, एटॉमिक मॉडल। अब ये एटॉमिक मॉडल हमने देखना है। एटम का एक मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने, उस एटॉमिक मॉडल को उसने प्रपोज किया था। प्रपोज्ड एक उसने कहा था कि ये एटम के मॉडल जो है ना, एटम की शक्ल, ये प्लेनेटरी मॉडल है। जिस तरह प्लेनेटरी मॉडल क्या है मैं भी आपको बताता हूँ। प्लेनेटरी, प्लेनेटरी मॉडल आपने पहले सुना होगा, जो सूरज का निज़ाम है, निज़ाम शमसी, जिसको हम निज़ाम शमसी कहते हैं कि सूरज एक सितारा है, इसके गिर्द सैयारे हरकत करते हैं। तो ये जो प्लेनेटरी मॉडल का उसने कहा कि प्लेनेटरी मॉडल की तरह ही है एटम, कि उसके सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन हरकत करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, हरकत करते रहते हैं। तो इसके जो कुछ पास्टुलेट्स है वो हम देखते हैं। इसके क्या हैं जी, पास्टुलेट्स हैं। मेन मॉडल उसने बता दिया आपको किस जैसा है जी, प्लेनेटरी मॉडल। पास्टुलेट्स, पास्टुलेट्स के अंदर पॉइंट नंबर 1 है, सेंटर में हैवी न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, हैवी न्यूक्लियस कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज। जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है जी, पॉजिटिव चार्ज। ये बेटा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। दूसरे जो पास्टुलेट था वो ये था, सराउंडेड विद इलेक्ट्रॉन। इसके इर्द गिर्द चौके खाली जगह हैं, उनको पॉजिटिव न्यूक्लियाई सेंटर में है, तो इसके इर्द गिर्द क्या चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन्स के बराबर है, प्रोटॉन्स के बराबर। सराउंडेड विद इलेक्ट्रॉन्स, सराउंडेड विद इलेक्ट्रॉन। बेटा एक बात याद रखें कि जो पॉजिटिव चार्ज है इसके न्यूक्लियस पर, वो क्यों है, वो प्रोटॉन की वजह से। किसकी वजह से है, प्रोटॉन की वजह से। इसके सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये हैवी बन जाता है। एक न्यूट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन।
प्रोटॉन की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और दोनों पार्टिकल होने की वजह से ये हैवी हो जाता है, इसका वेट ज़्यादा है और इसी की वजह से किसी भी एटम का मैस होता है। बात क्लियर होगी। नेक्स्ट चलें जी, इलेक्ट्रॉन्स आर इन कांस्टेंट मोशन। ये इसका पास्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन्स हर वक्त हरकत में हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर इन कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट मोशन के अंदर हैं और बेटा और किस तरह हरकत कर रहे हैं। इसने दो फोर्सेस का नाम लिया। उसने कहा इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवॉल्व करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ज़रिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपके जहन के अंदर होगी कि सेंट्रीपिटल तो दायरे में घुमाती है, सेंट्रीफ्यूगल जो इसको बाहर लेके जाती है। तो सेंट्रीफ्यूगल को कौन मेंटेन कर रहा है? ये दायरे से बाहर क्यों नहीं जाते? बेटा ये बात है ना, एक फोर्स है जो उसको गोल हरकत दे रही है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। और सेंट्रीफ्यूगल ये होती है कि जो उसको छुड़वा के बाहर ले जाए। मिसाल के तौर पर एक आपके हाथ में रस्सी है और आप उसके एक किनारे पे कोई पत्थर बांध देते हैं और उसको घुमाते हैं, ठीक है। अब रस्सी की वजह से वो पत्थर गोल गोल घूम रहा है, अगर आप छोड़ दें तो क्या होगा? वो पत्थर किसी न किसी साइड पे निकल जाएगा और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है जो इसको किसी एक साइड पे ले जाती है। तो अब बेटा इलेक्ट्रॉन की भी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, सेंट्रीपिटल तो हरकत कर रही है, ठीक है, गोल, तो कौन सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा है? इसके लिए न्यूक्लियस मौजूद है। तो बेटा न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस रस्सी का काम कर रही है जो आपने पकड़ी हुई है। कि इस चीज़ को समझ लें कि पकड़े हुए चीज़ जो है न्यूक्लियस है, रस्सी उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है और वो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली पत्थर हैं जो वो घूम रहे हैं इस तरह। समझ आ रही है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। इसलिए वो हर वक्त हरकत करते रहते हैं उसके न्यूक्लियस के गिर्द। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। फिर उसके बाद इस मॉडल का पास्टुलेट के बाद कुछ डिफेक्ट्स हैं जी। क्या है जी? डिफेक्ट्स। ये इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अक्सर रिवाइज किए जाते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल्स के क्या क्या डिफेक्ट्स हैं? डिफेक्ट्स, सबसे पहले उसने कहा था लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। ये जो उसने लॉ अपना दिया था मॉडल इज बेस्ड अपॉन लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। बेटा ये दो लॉज हैं, मोशन और ग्रेविटेशन के ऊपर ये क्या करता है? लाई करता है। तो उन्होंने कहा कि जो ये लॉ ऑफ मोशन है और ग्रेविटेशन है, ये बेसिकली न्यूट्रल बॉडीज़ के ऊपर अप्लाई होते हैं, चार्ज बॉडीज़ के ऊपर अप्लाई नहीं होते। तो बताइए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है या नहीं है? नेगेटिव। न्यूक्लियस पर चार्ज है या नहीं है? पॉजिटिव। तो ये चार्ज बॉडीज़ पर ये वाले लॉ अप्लाई नहीं होते। तो इसलिए ये इसका पहला डिफेक्ट था। इसने अपने मॉडल को लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन के ज़रिए एक्सप्लेन किया था और उसी पर बेस करवाया था। लेकिन जो एक्चुअल होता है, ये जो लॉज हैं फिज़िक्स के लॉज हैं और ये लॉज बेसिकली न्यूट्रल बॉडीज़ पर अप्लाई होते हैं, ना कि चार्ज बॉडीज़ पर। तो ये पहला डिफेक्ट है। दूसरा डिफेक्ट अगर हम देखें, वो कहता है कि स्पाइरल पाथ है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता है एंड रिलीज एनर्जी। क्या करता है जी? एनर्जी को रिलीज करता है। बेटा एक बात याद रखें कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ के अंदर हरकत करेगा, ये मैं स्पाइरल पाथ बनाने लगा हूँ, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये स्पाइरल पाथ है इसका, ऐसे करके। अब बेटा अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन है फ़र्ज़ किया, ये एनर्जी खारिज करता है। एनर्जी हमेशा खारिज करेगा तो इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, कम होते होते करीब आता जाएगा न्यूक्लियस के। ये इस तरह न्यूक्लियस के करीब आ रहा है, ये देखें, ये न्यूक्लियस के करीब आता जाता है। वो कहता है अगर इस तरह वो डायरेक्ट एनर्जी खारिज करता रहता है और पाथ जो इसका स्पाइरल है, तो वो एक वक्त आएगा कि न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। अगर न्यूक्लियस के अंदर गिर जाए तो ये तो एटम तबाह हो जाएगा। तो ऐसा तो कभी नहीं होता, एटम तो तबाह नहीं होता। एटम तबाह हो तो एटॉमिक बम जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर यही प्रोसेस होता है।
तो बेटा यहाँ पे देखें, आपको नज़र आ रहा है कहीं कहीं पे आपको एटम तबाही करते हुए मिलता है ऐसा, तो इसका मतलब ये भी इसका डिफेक्ट था कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो स्पाइरल पाथ नहीं है इसके इर्द गिर्द, और वो कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज नहीं करता। तो ये दो बातें आपको याद रहेंगी, एटम का जो गिर्द ऑर्बिट्स हैं वो स्पाइरल नहीं है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज नहीं करता। तीसरी और आखिरी जो डिफेक्ट है इसका कि एटम लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। एटम बनाता है लाइन स्पेक्ट्रम। आगे हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम क्या है। दो किस्म के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम और एक कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। अब कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम ये बनता है कि कोई अमल कॉन्टिन्यूअस हो रहा हो, कोई अमल कॉन्टिन्यूअस हो रहा हो, और कोई अमल अगर थोड़े से वक्फे के बाद हो रहा हो तो उसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन होता है। तो बेटा अगर ये इलेक्ट्रॉन बकौल रदरफोर्ड के कि हर वक्त एनर्जी कॉन्स्टेंटली एनर्जी खारिज करता रहता है, इन कॉन्स्टेंट मोशन है और हर वक्त एनर्जी खारिज करता है, अगर ये हर वक्त एनर्जी खारिज करे तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था, लेकिन कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बनता बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम बनता है एटम का, जो कि इसका डिफेक्ट है, जो कि इसका डिफेक्ट है। तो ये तीन मेन डिफेक्ट्स हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। तो इस बेस पर ये जो मॉडल था, इस मॉडल के अंदर जो इन डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए नए मॉडल पेश किए गए बोहर का, और फिर आगे हम पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये मॉडल यहाँ तक था। इस मॉडल की एक्सप्लेनेशन और इसके पास्टुलेट्स और इसके डिफेक्ट्स हमने देखे। ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, अक्सर पेपर में एज अ पार्ट भी आ सकता है, या ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इसके डिफेक्ट्स तो बहुत ही अहम हैं। तो बेटा ये आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लेना है। जहाँ तक किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। शुक्रिया, थैंक यू।